नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार स्पेशल के इस प्रोग्राम में बिहार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और हम मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच चुके हैं। जनजातीय विद्रोह के बाद अब हम देखने वाले हैं कि बिहार में कौन से प्रमुख किसान आंदोलन हुए। देखिए, देश भर में जो किसान आंदोलन हुआ, जमींदारों ने जो शोषण किया उसको लेकर के, या औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार की जो नीति निर्माण हुआ उसके विरोध में जो प्रदर्शन हुए उसको लेकर के, तो इसमें किसानों का भी अहम योगदान रहता है। अब उसका प्रभाव बिहार में क्या पड़ता है इसको लेकर के देखेंगे। और जब बिहार में हम किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे तो समझ लीजिए, बिहार का किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि ऐसा क्यों कह रहा हूं, चंपारण को हम याद करेंगे और चंपारण की चर्चा हम राजकुमार शुक्ल के साथ शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंच जाते हैं और कैसे मोहनदास करमचंद गांधी से चंपारण की भूमि, वो कर्म भूमि गांधी की, उन्हें महात्मा गांधी बना देता है। तो इसलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए पहले भी एक बार प्रश्न आया हुआ है कि चंपारण मोहनदास करमचंद गांधी गया था पर वहां से लौटा महात्मा गांधी। यह प्रश्न आ चुका है मेंस में, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो विस्तार से यहां पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या क्रांतिकारी हो, नरम दल के हो, गरम दल के हो, इन सबों के साथ जनजातियों ने, किसानों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर बिहार की चर्चा करेंगे तो देखेंगे, ब्रिटिश कालीन बिहार का अगर देखें, जब उपनिवेश हुआ करता था भारत, उसमें बिहार जो था, तो तकरीबन देखेंगे 95% से अधिक भूमि पर कृषि कार्य ही हुआ करता था। आज भी तकरीबन आपको बिहार के 60-65% भूमि पर कृषि कार्य ही होता हुआ दिखेगा। यानी कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अब कृषि में भी एक खास बात देखने को मिलेगा कि बिहार में जो कृषि हो रही है ना, तो उसके कृषि प्रणाली आपको परंपरागत तौर तरीके का दिखेगा। अब परंपरागत तौर तरीके का कहने का क्या तात्पर्य है कि मशीनों का प्रयोग कर दिखता हुआ नहीं मिलेगा आपको। बहुत जगह तो उन्नत बीज भी उपलब्ध नहीं है, सिंचाई के सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए परंपरागत तरीका। और उसमें एक और बात कि यह जो खेती हो रहा है बिहार में, या उस समय भी जो हो रहा था, अब तो थोड़ा सा मशीनीकरण आया है, नकदी फसल पर लोग ध्यान देने लगे हैं, लेकिन उस समय की ध्यान दीजिए तो वहां तो उस वक्त देखा जाता था कि जीवन निर्वाह के लिए बस काम कर रहे हैं कि भाई अनाज उपजाए, साल भर खा लेना है, थोड़ा बहुत भंडारण हो जाएगा, उसको बेच देंगे व्यापारियों तक, जमींदारों को कर दे देंगे, जो पैसा वगैरह लिया है ब्याज पर वो चुका देंगे, किसी तरह से काम चल जाएगा घर परिवार का। तो इसको कहते हैं केवल जीवन निर्वाह के लिए, है ना। लेकिन इससे आगे बढ़कर के अब जिस पर जोर दिया जा रहा है, कृषि क्रांति के बाद बिहार में भी आप जानते हैं कृषि रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि समय के साथ आपको नगदी फसल पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो देखिए, उस समय जो एक तो खेती, किसान ऐसे ही बहुत परेशान रहते थे, और औपनिवेशिक काल के उसके बाद जो नीतियां बनी उस वजह से वह किसानों के प्रतिकूल हुआ, किसान उससे बहुत परेशान होते चले गए, और फिर इन सभी वजहों से किसान ने विद्रोह कर दिया और किसान आंदोलन हो गया। ठीक है, किसान आंदोलन जब होता है तो उसके कुछ कारण को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कृषक ने जो विद्रोह किया, आखिर उस विद्रोह के पीछे क्या क्या कारण रहा होगा। देखिए, एक एक करके सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लिए कि औपनिवेशिक आर्थिक और राजस्व नीति जो रहा, वह एक कहीं ना कहीं केंद्र में रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त आया जमींदारी प्रथा को लेकर के, जैसे अकाल बार बार पड़ने लगा और अकाल की पुनरावृत्ति होने लगी, इस वजह से अकाल आ रहा है, लेकिन लगान तो देना है, तो लगान के देने की वजह से और जमींदार उसका शोषण करने लग गए, तो इस वजह से किसान परेशान होने लगे। अब अगर लगान समय पर नहीं देते हैं तो जमीन पर कब्जा हो जाता है जमींदारों का, जमीन पर कब्जा हो जाएगा, फिर तो मान लीजिए कभी भी लगान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो फिर कहां से पैसा चुका पाएंगे। तो इन सब चीजों के वजह से देखा गया कि कृषि पर भार बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया और पारंपरिक कृषि प्रणाली का जो है वह ह्रास होता भी गया। एक तो पारंपरिक कृषि प्रणाली ही अपने आप में जटिल काम था, उसके वजह से ज्यादा उपजाऊ तो होता नहीं था। दूसरी बात आप देखेंगे कि उसमें भी कहीं न कहीं कमी आने लगा ब्रिटिश की नीतियों की वजह से, और उस वक्त के जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम रहा, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। आज फलस्तीन और इजराइल में क्या हो रहा है उसका प्रभाव भारत पर देखने को पड़ रहा है। ठीक ऐसे ही उस समय रूस की क्रांति हुआ था, आपको ध्यान होगा 1917
में। और 1917 की जो रूस की क्रांति रहा, उसके वजह से यहाँ के किसानों को एक ऐसा लगा कि हम भी विरोध कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के भी बहुत अलग अलग चीज़ें आया, उसके वजह से भी परिस्थितियां बदली। और आर्थिक मंदी जो आया, आर्थिक मंदी का असर जो उपनिवेश बनाने वाले लोग थे, यूरोपीय कंपनियां थी, खास करके ब्रिटिश, उस पर भी असर पड़ता है और परिणाम स्वरूप बिहार के किसान भी आंदोलन करने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, संगठन में ताकत है, बहुत सारे कृषि संगठन जो है, किसानों के संगठन जो है, किसान नेता आ गए और उन्होंने मजबूती देना शुरू किया, सभी किसानों को एक मंच पे लाना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा प्रेस का विकास हो रहा था, समाचार पत्र छप रहे थे, पत्र पत्रिकाएं घर गांव पहुंच रहे थे। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो समझ चुके थे कि लोगों को जगाने के लिए, समझाने के लिए पत्र पत्रिका में लिखना जरूरी है। वह किसानों तक पहुंच रहा था, वो पढ़ रहे थे, जान रहे थे, समझदार हो रहे थे, वो जान गए थे कि उनका शोषण कौन कर रहा है, इसीलिए वो विरोध करना शुरू कर चुके थे। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। देखिए, बिहार में सबसे पहले अगर देखेंगे तो वर्ष 1866-67 के दौरान एक किसानों का विद्रोह होता है। और ये किसानों का विद्रोह जो है वो पंडौल, एक गांव है, पंडौल में होता है। ये पंडौल कहां पड़ता है, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। दरभंगा कमिश्नरी में 3 डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा, उसके बाद मधुबनी, समस्तीपुर। तो मधुबनी में जो पंडौल है वहीं पर यह काम होता है। उसके बाद दरभंगा में भी होता है। दरभंगा में 1883-84 में ये आपको देखने को मिलेगा। उस समय दरभंगा राज्य के विरोध किसान विद्रोह करते हैं। आप जानते हैं दरभंगा महाराज हुआ करते थे, तो उसके विरोध में होता है। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी की फिर एंट्री, वही जो मैंने कहा चंपारण सत्याग्रह, तो वह एक महत्वपूर्ण स्थान लेता है पूरे देश में। किसान आंदोलन के लिए बिहार एक उदाहरण बन जाता है, क्योंकि गांधी वहां पहुंच चुके थे। तो चलिए चंपारण के चर्चा सबसे पहले वहां से करते हैं। और चंपारण का किसान आंदोलन जो 1917 में हुआ था, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जहां जुड़ जाते हैं सत्याग्रह वहां आ ही जाता है। प्रभावित क्षेत्र इसका क्या क्या रहा, तो नेपाल से टच करते हुए डिस्ट्रिक्ट आजकल जो देखिए बिहार का चंपारण जिला को लेकर के देख सकते हैं। वहीं पर देखेंगे मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये क्षेत्र। लेकिन मुख्य रूप से जो चंपारण है, चंपारण जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण उस समय का, बाद में डिस्ट्रिक्ट बट गया, तो वो देखिएगा। वहीं पर बेतिया, मोतिहारी शहर वगैरह, ठीक है। नेतृत्व करता कौन, तो एक स्थानीय लीडर के तौर पर कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ल दिखते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय चेहरा मिल जाता है इस आंदोलन को, और वो महात्मा गांधी का मिलता है। उस वक्त का मोहनदास करमचंद गांधी इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी बन जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय फलक पर उनकी एक अलग पहचान हो जाती है। इसके अलावा एग्जाम में यह देखा गया है कि अन्य कई नेता के विषय में पूछा गया है, चाहे वो जेवी कृपलानी हो, चाहे ब्रजकिशोर प्रसाद हो, मजहर अल हक हो, एन पारेख हो, राजकुमार शुक्ल हो, राजेंद्र प्रसाद हो, एम देसाई हो, ऐसे कई नाम गिना सकता हूं मैं आपको, आप भी जानते हैं, जिनकी चर्चा होती रही है। अब देखिए इसके कारण को सबसे पहले समझ लीजिए। ये जो चंपारण का किसान आंदोलन है, इसके पीछे जो कारण है उसमें एक बड़ी वजह क्या है, 3 कठिया प्रणाली है। अब ये 3 कठिया प्रणाली क्या होता है जनाब, देखिए अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि नील की खेती में अंग्रेजों को फायदा दिखता था। तो उसने कहा कि आपको अपनी जमीन के एक निश्चित क्षेत्र में नील उगाना ही पड़ेगा। किसान मना नहीं कर सकते, बाध्य किया जाने लगा, है ना, कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, है ना। अगर नहीं करते हैं तो फिर भाई आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपके जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। अब मैंने क्या शब्द कहा था, 3 कठिया, यानी कि मान लीजिए कि 1 बीघा के, बिहार में आज भी ना बीघा चलता है, 1 बीघा में अगर देखेंगे आप तो आपको 20 कट्ठा होगा। तो 20 कट्ठा में क्या कहा, 3 कठिया, यानी कि 3 कट्ठा में आपको कम से कम नील की खेती करनी पड़ेगी। यह बात यहां पर कहा गया, इसी प्रणाली को 3 कठिया व्यवस्था कहा गया। तो यहां पर किसानों को नुकसान होने लगा। यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा अनुबंध के एवज में अधिक धनराशि भी वसूला जाने लगा। तो ये कारण यहां पर इसको लेकर के बना। अब राजकुमार शुक्ल एक, मैंने कहा एक चेहरा आता है, राजकुमार शुक्ल के विषय में समझ लिए। देखिए चंपारण सत्याग्रह के प्रेरणा और सत्याग्रह के लिए जो जमीन तैयार करने का काम किया वह राजकुमार शुक्ल थे। शुक्ल साहब का जन्म जो 23 अगस्त 1875 को बिहार के पश्चिम चंपारण, जो बेतिया आप जिसे कह सकते हैं, वहां के चनपटिया सतवरिया गांव है, वहां पर उसके एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, समय के साथ विभिन्न सारे आंदोलन में ये जुड़ते चले गए। गांधी जी को वहां पर यही लेकर के गए और गांधी जी ने फिर तो बहुत कमाल ही कर दिया, बच्चों को एक नई तरह की रणनीति अपनाई, जो साउथ अफ्रीका में वो किया करते थे। बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को आंदोलन में आगे जाके खड़ा कर दिया कि मारो इसको।
तो खुद ही शर्म लग जाएगा। तो धीरे धीरे गांधी ने सोच लिया था कि जब तक ये चीजें हम समाप्त नहीं कर देते हैं हम चंपारण से नहीं जाएंगे, और गांधी उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाते हैं। बिहार इसीलिए कहते हैं कि गुजरात गांधी की जन्मभूमि है तो बिहार गांधी की कर्मभूमि है। गांधी यहीं से महात्मा गांधी बने। मामला समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। अब स्वामी विद्यानंद का दरभंगा किसान आंदोलन के विषय में समझते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर देखेंगे तो वर्ष 1919-20 के आसपास चलना पड़ेगा। उस वक्त क्या होता है कि दरभंगा में एक किसान आंदोलन होता है जिसके प्रमुख नेता होते हैं, आंदोलन के प्रणेता होते हैं स्वामी विद्यानंद। देखिए, ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक किसान नेता हुआ करते थे, समाज सुधारक होते थे। इन्होंने क्या किया, दरभंगा राज्य जो था, तो दरभंगा राज्य के वजह से किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ एक आंदोलन तैयार किया और उस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में हजारों किसानों ने भाग लिया और उन्होंने जमींदारों के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए। इसके परिणाम में देखा गया कि उस वक्त के तत्कालीन दरभंगा महाराज ने आंदोलन को प्रभाव को दबाने के लिए 1922 में प्रांतीय सभा का गठन कर दिया और किसानों के कुछ मांग को स्वीकार भी कर लिया। अब यहाँ पर बिहार प्रांतीय किसान सभा यानी कि बीपीकेएस के विषय में समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में इसकी स्थापना की थी। अब चाहे तो यह नोट कर सकते हैं। इसका गठन बिहार के सारण जिले के सोनपुर मेले में हुआ था, ठीक है। अब बिहार में प्रांतीय किसान सभा को लेकर के देखेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय की चर्चा करेंगे। प्रथम में देखेंगे तो प्रांतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1929 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कहां पर हुआ था, तो सोनपुर में। दूसरे की चर्चा करेंगे तो दूसरे में बिहार के प्रांतीय किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ था उसका अगर अध्यक्षता देखेंगे तो पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 29-30 अगस्त 1934 में हुआ था और जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान ने हिस्सा भी लिया था। बेहद इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। तीसरा देखेंगे तो इस सम्मेलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्षता किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाजीपुर में ये हुआ था, वैशाली जिला आज का, 26-27 नवंबर 1935 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है। अब देखिए, इन सब चीजों को लेकर के समझते हैं कि इसके लक्ष्य क्या क्या रखे। देखिए, इसका लक्ष्य क्या था, उस वक्त किसानों को किससे समस्या था, उस वक्त औपनिवेशिक काल को बहुत नहीं समझ पा रहे थे। वह ब्रिटिश जो सेना था, शासक था, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा नहीं था। किसान का गुस्सा सीधे जमींदार के था, क्योंकि जमींदार रोक रहे थे, उससे शोषण कर रहे थे, सामने फ्रंट पर वही दिख रहे थे। तो जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को एक संगठित इन्होंने कर दिया था। इसका लक्ष्य किसानों के अधिवास अधिकारों पर जमींदारों के हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायत को संगठित करना था। इस आंदोलन में भारत में किसानों के आंदोलन को बढ़ावा दिया। वर्ष 1936 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तृत कर दिया गया। यही से वो वक्त रहा जब ये आंदोलन आगे चल गया। 1934 में देखेंगे तो गया में भी एक अधिवेशन होता है। किसान सभा ने लगान कम करने और बकाया राशि को रद्द करने का आग्रह भी किया। इसके बाद बिहार में इस आह्वान को कई पक्ष ने व्यापक रूप से उठाया और एक व्यापक किसान आंदोलन तैयार हो गया। गया जिला जो है इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र के रूप में हमेशा ही जाना गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके विषय में सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये एक बेहद चर्चित व्यक्तित्व हैं। इनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में इनका जन्म होता है। सन्यासी थे, लेकिन सन्यासी होने के साथ साथ ये एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन अगर देखेंगे तो लोगों के जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, समाज में राजनीति का क्या स्थान हो, आर्थिक स्वतंत्रता कैसे मिले, किसानों को लेकर के, जमींदारों से कैसे किसानों को बचाया जा सके, इन सब चीजों के लिए किया। इन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया और फिर वाराणसी भी चले गए, जहां संस्कृत और हिंदू दर्शन का इन्होंने आगे चलकर के अध्ययन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती राष्ट्र के लिए महात्मा गांधी के आह्वान से काफी प्रभावित थे। गांधीवादी इन्हें बताया गया। स्वामी जी ने किसानों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित और तैयार किया। 1929 में बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। हमने इसकी चर्चा किया है। स्वामी जी ने को उनके किसान सभा अनुयायियों द्वारा किसान प्राण, किसानों का जीवन के रूप में संबोधित किया जाने लगा। मृत्यु जो है वो 26 जून 1950 को हुआ था। कहां पर? मुजफ्फरपुर जिला में। चौकीदारी आंदोलन इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जा चुका है। चौकीदारी आंदोलन, चौकीदार कर के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में लोगों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था।
इस आंदोलन में चौकीदारों और पंचायतों के सदस्यों के इस्तीफे की मांग की गई थी। भागलपुर की चर्चा करें, सारण जैसे क्षेत्रों में, यहां पर यह आंदोलन काफी सफल भी हुआ था। तो कुछ चीजें ही इसके विषय में पूछा जाएगा, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, लोकेशन पूछा जा सकता, हुआ क्या था, ये दो चीज ध्यान रखिएगा बस। अब वामपंथ की चर्चा करते हैं। देखिए, किसान आंदोलन अचानक से वामपंथ की तरफ झुकता है। मैंने आपको क्या कहा था, रूस की क्रांति से प्रभावित हुआ, आर्थिक मंदी आ गया था, प्रथम विश्व युद्ध, इस सब का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वह पड़ रहा है, भारत पर भी पड़ रहा है, बिहार भी अछूता नहीं है। तो वामपंथ की तरफ अचानक से देखा गया कि भारत के किसान आंदोलन का झुकाव हो गया। कांग्रेस नेतृत्व की उदासीनता भी एक इसमें कारण रहा कि वह वामपंथ की तरफ लगातार झुकाव होता गया। इसमें कई सारे आंदोलनकारी भी शामिल रहे, जैसे कि कार्यानंद शर्मा को लेकर के बात करेंगे आप, राहुल सांकृत्यायन की चर्चा करेंगे, पंचानंद शर्मा की चर्चा करेंगे, यदुनंदन शर्मा की चर्चा करेंगे। ये सारे वामपंथी लीडर रहे और इनके प्रभाव में आके वजह से, चूंकि ये वामपंथी लीडर भी थे, वामपंथ के विचारधारा को पोषित करते थे, और दूसरी बात क्या था कि ये किसानों के बड़े लीडर थे, इसीलिए झुकाव यहां पर देखा गया। 1938 में देखेंगे, पटना में 1 लाख किसानों ने आंदोलन किया। 1938 में बटिया टाल में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में वकालत आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो यह ध्यान देना है, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आंदोलन में जमींदारी उन्मूलन की मांग को उठाया गया। इसमें यदुनंदन शर्मा और अन्नवाड़ी में राहुल सांकृत्यायन ने किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। ये बहुत चर्चित नाम है, इस नाम को नोट कर लीजिए, इनके विषय में पढ़ना है। गैर कानूनी वसूलियों और काश्तकारों की बेदखली के अंत के साथ साथ वकाशत जमीन की वापसी की मांग की गई। यही मांग कांग्रेस के साथ किसान सभा के मतभेद का एक कारण भी आगे चल के होता है। सन 1938-39 में देखेंगे तो वकाशत आंदोलन अपने उत्कर्ष पर उस वक्त तक ये पहुंच चुका था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास चलते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस की उदासीनता के कारण यहां पर देखेंगे तो किसानों का झुकाव वामपंथ की ओर अचानक होने लगा। यह वक्त 1945-46 का है, देश अब आजाद होने वाला है। किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व जो है पूरी तरह से वामपंथियों के हाथ में भी चला गया। आज भी आपको वही चीज दिखता होगा कि किसान को लेकर के वामपंथी लोग जो है ज्यादा इमोशनल नजर आते होंगे। कुछ समय स्वामी सहजानंद भी वामपंथ से जाकर के जुड़ गए थे। बिहार के कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में किसान आंदोलन ने एक बार पूरा जोर पकड़ लिया था और जमींदारी उन्मूलन की घोषणा तक कर दी गई थी। अब यहां से कुछ नाम हम जरा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, अन्य व्यक्ति कौन कौन रहे इनके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश रहता है। यदुनंदन शर्मा को लेकर के सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। देखिए, इनका जन्म जो है तात्कालीन बिहार के गया, वर्तमान में अलवर जिला में मंझियावा नामक गांव में हुआ। वर्ष 1896 में हुआ था। पेशे से शिक्षक हुआ करते थे। 1930 में नौकरी त्याग कर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें जाकर के शामिल हो गए। किसानों की समस्या को लेकर के लगातार ये उठाते रहे। 1938 में रेवरा के किसान सत्याग्रह का ये नेतृत्व करते भी नजर आते हैं और किसानों की समस्या का इन्होंने निष्पादन भी किया। निधन 3 मार्च 1975 को न्यामतपुर आश्रम में इनका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, शीलभद्र याजी की चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भागीदारी जो है 1928 में छात्र के रूप में शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में इन्होंने भाग लिया था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। किसान आंदोलन में उसके साथ ही ये शुरू हुए थे। ध्यान देना है, ये 1957 में राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए थे और वर्ष 1937 से 45 तक भारत के सबसे कम उम्र के विधायक भी रहे। तो यह भी इन नजरिए से इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरा रहे। पत्रकारिता भी करते हैं, पत्रकारिता में सक्रिय रुचि इनका था। जो आजाद हिंद था, एक मैगजीन हुआ करता था, हिंदी साप्ताहिक होता था। फिर झंकार, वह भी वीकली ही आया करता था हिंदी भाषा में ही। हसिया हथौड़ा, जो भी एक हिंदी, हसिया हथौड़ा देखिए किसानों का आ गया ना वामपंथ का, तो ये हिंदी साप्ताहिक यह भी हुआ करता था। लेबर टाइम्स किसान को लेकर के, यह अंग्रेजी साप्ताहिक हुआ करता था। इन सब के संपादकीय बोर्डों के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके थे। तो काफी चर्चित चेहरा है, ध्यान रखिएगा। कार्यानंद शर्मा जो है एक राष्ट्रवादी किसान नेता रहे। जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जीवन भर ये जो है लगातार काम करते रहे। जन्म मुंगेर में हुआ था। अब आज के समय में देखेंगे तो वह लखीसराय जिला में पड़ जाता है। 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जाकर के ये लास्ट में जुड़ गए थे। आगे चर्चा करते हैं राहुल सांकृत्यायन का। सबसे इंपॉर्टेंट नाम, एक दिलचस्प चेहरा एक रहे, हमेशा ही लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने वाले नाम। ये राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के
पहला गांव में 9 अप्रैल 1993 को हुआ था। बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का उन पर गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक कर्मभूमि के रूप में उन्होंने कहाँ चुना? बिहार आ गए। जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ गए? बिहार। बिहार में कहाँ? छपरा, सारंजो। किसानों के समर्थन में कई आंदोलन चलाए। 1939 में अंबारी में वकाशत आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने ही किया। वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में राहुल सांकृत्यायन का भी नाम इसमें शामिल था। और आजादी के बाद भारत सरकार उन्हें वर्ष 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित भी करती है। इसलिए मैंने कहा जो साहित्य के दुनिया में बहुत ज्यादा बड़ा नाम है ये, और देखेंगे तो बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का काफी ज्यादा प्रभाव इनके साहित्य में देखने को मिलेगा। खास करके हिंदी साहित्य की बात कर रहा हूं। 14 अप्रैल 1963 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में उनका निधन हो गया। एक नाम और चर्चा करते हैं, स्वामी विद्यानंद की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैंने पहले बताया है 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में शामिल हुए और जो दरभंगा राज था उसके अगेंस्ट इन्होंने विरोध किया था। ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी रियासत में एक था यह, दरभंगा महाराज की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ध्यान देना है कि उन्होंने इसका विरोध किया। शाह महमूद जुबैर की बात करेंगे। जन्म 1884 ईस्वी में अरबल में इसका हुआ था इनका दम। टीके घोष पटना के शुरुआती शिक्षा के बाद हुए वर्ष 1908 में इंग्लैंड गए और वहां के बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। इसके बाद 1911 ईस्वी में पटना लौटे और वकालत की प्रैक्टिस भी करने लग गए थे। अगर देखेंगे तो 1929 में किसान सभा नामक एक संगठन का बुनियाद इन्होंने रखा, इसके अध्यक्ष थे, और बाबू कृष्ण सिंह उपाध्यक्ष इसके थे। ध्यान रखिएगा किस सभा की बात कर रहा हूं? किसान सभा संगठन की बात कर रहा हूं। वर्ष 1926 में सीआर दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हुआ करते थे, सुझाव पर इन्होंने काउंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव लड़ा और भारी मतों से शाह मोहम्मद जुबैर विजय भी हुए। नमक आंदोलन के दौरान 14 सितंबर 1930 को 50 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। एक नाम और चर्चा कर लेते हैं, जरूरी नाम है, वह राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम है। इनका जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 23 सितंबर 1999 को हुआ था। बिहार की प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया किसान सभा के उपाध्यक्ष का दायित्व इन्होंने संभाला। फैजपुर में वर्ष 1937 में कांग्रेस के 50वें सम्मेलन में रामवृक्ष बेनीपुरी ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव भी पेश किया था। जातिवाद के कट्टर विरोधी नेता हुआ करते थे। हजारीबाग जेल में कारावास के दौरान जनौ तोड़ अभियान इन्होंने शुरू कर दिया था। तो जातिवाद को लेकर के एकदम बहुत ज्यादा ये होते थे, जेल से ही शुरू कर दिया, जेल में डाल दिया। तो वर्ष 1942 में देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। हजारीबाग के केंद्रीय कारा में उन्होंने अम्बपाली की एक रचना किया था, ये पूछा जा सकता है। अम्बपाली, ध्यान देखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, जेल से ही किया गया था, हजारीबाग के केंद्रीय जेल से। ठीक है, 9 सितंबर 1968 को राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निधन हो गया था। तो ये कुछ चर्चित चेहरे रहे हैं, क्योंकि चर्चित चेहरा से प्रश्न हमेशा ही बिहार में आता रहा है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था। किसान आंदोलन से संबंधित ये चेहरे हैं। अब देखिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।